हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल NCERT विद राहुल में। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के पार्ट 2 संसाधन के रूप में लोग से रिलेटेड कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो आपके बन सकते हैं इस चैप्टर से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया? तो आपका जो SSA है, जो सर्व शिक्षा अभियान है, तो ये बेसिकली किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया? तो ये चलाया गया है 6 से 14 वर्ष जो है आयु वर्ग बच्चों के लिए, उनके लिए चलाया गया है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, शिक्षित बेरोजगार कौन है? तो इसमें से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि वह व्यक्ति जिसके पास पढ़ाई से संबंधित डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं है। ठीक है, यानी कि बेसिकली वो व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं, उनमें जो है कुछ स्किल्स है, यानी कि किसी काम को करने के लिए उन्होंने कोई ट्रेनिंग वगैरह भी ले रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है तो बेसिकली वो आपके शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। और शिक्षित बेरोजगारी जो है वो ज़्यादातर हमें जो है वो शहरी क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ठीक है, यानी कि साक्षरता दर जो है वो आपकी किस राज्य की भारत में जो है सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका केरल। तो केरल की जो साक्षरता दर है वो क्या है, भारत में सबसे अधिक है। तो अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम बात करें तो केरल के कुछ जो ज़िले हैं उनकी जो साक्षरता दर है वो लगभग कितनी है आपकी 94% तक। और अगर यहीं हम इसके ऑपोजिट बात करें कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर उसका राइट आंसर हो जाता है आपका बिहार। ठीक है। तो बिहार में क्या है कि जहाँ एक तरफ केरल के कुछ ज़िलों की जो साक्षरता दर है वो 94% तक है, वहीं केरल जो आपका बिहार है, तो बिहार में क्या है वो लगभग 62 यानी कि 62% के आसपास ही है। ठीक है, ये है आपका बिहार का, और केरल की है आपकी 94%। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। तो जापान का किस संसाधन में सर्वाधिक निवेश है? ठीक है, तो जापान का किस संसाधन में सर्वाधिक निवेश है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मानव संसाधन। तो जापान ने क्या किया कि उसके पास किसी भी प्रकार का कोई प्राकृतिक संसाधन स्टार्टिंग से था ही नहीं। ठीक है, तो उसने क्या करा कि जो उसके जो मानव संसाधन है, जो वहाँ के लोग हैं, जो उसकी जो मानव पूंजी है, उस पर क्या है उसने सबसे ज़्यादा निवेश किया। और आज के टाइम में जो है जापान की जो गिनती है वो क्या है विकसित देशों में ही होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं वो लोग कि जो भी अपनी अब ज़रूरत की चीज़ें होती हैं तो वो बाहर से जो है वो आयात कर लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मृत्यु दर। ठीक है, यानी कि विशेष अवधि यानी कि किसी अगर एक साल पर्टिकुलर अगर हम किसी साल में बात करें तो उसमें 1000 व्यक्ति जो होते हैं और उनमें जितने मरने वाले लोग होते हैं ना, तो उनको क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका लास्ट वाला फोर्थ। तो जिस कार्य में कम व्यक्ति कार्य कर सकते हैं उसको अधिक व्यक्तियों द्वारा करना और उत्पादकता में कोई परिवर्तन ना होना। ठीक है, कोई परिवर्तन ना पड़ना या फिर ना होना। तो ये आपका बेसिकली क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। और ये ज़्यादातर हमें क्या है खेती से जुड़े हुए यानी कि कृषि कार्यों में जो ज़्यादातर जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वहाँ हमें ये प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है कि परिवार के मान लो अगर कोई खेती का काम 2 या 3 व्यक्ति उसको आसानी से कर सकते हैं, तो वहाँ पे पूरा का पूरा परिवार जैसे 6 मेंबर 7 मेंबर्स वो क्या है उसी काम में लगे रहते हैं। तो ये जो होती है बेसिकली प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं हम? बेसिकली मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि मौसमी बेरोजगारी, अब जो मौसमी बेरोजगारी है ये भी मुख्यतः हम जो है कृषि कार्यों से जुड़े हुए लोगों में ही जो है हम देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जो खेती से संबंधित जो काम होता है वो क्या होता है साल के कुछ एक महीनों में होता है, नहीं कि कोई पर्टिकुलर जो खेती होती है वो साल के कुछ महीने ही होती है, यानी उसका काम भाई बुआई कटाई या बीच में जो भी है फसल वगैरह जब हमारी पकते तो वो कुछ एक महीनों का ही काम होता है। और उस फसल के कट जाने के बाद जो लोग हैं वो क्या है रोजगार हो जाते हैं, कब तक? जब तक कि अगले मौसम में जो है फसल की बुआई दोबारा से शुरू नहीं हो जाती है ना। तो वही है कि कुछ महीनों में जो रोज़गार है उनको नहीं मिलता, यानी कि वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो इसे बेसिकली हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, और ये भी हमें ग्रामीण क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड 74%। ठीक है, अगर हम बात करें 1951 यानी कि 1951 की साक्षरता दर की बात करें तो 1951 में जो आपकी साक्षरता दर थी वो थी आपकी 18%, है ना, जो कि बढ़कर जो है 2011 की जनगणना में हो गई थी आपकी कितनी 74%। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्रक हैं, ये कितने प्रमुख क्षेत्रक हैं? तो इसका राइट ऑप्शन आपका सेकंड 3। तो अर्थव्यवस्था के जो है प्रमुखतः हम जो है 3 क्षेत्रकों की जो है बात करते हैं। 3 क्षेत्रक जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक बेसिकली वो होते हैं जो मुख्यतः प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं, यानी कि प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद होते हैं उन पर जो है वो निर्भर करते हैं। दूसरा होता है फिर प्राथमिक उत्पादकों से, है ना, उनको मतलब उनसे जो भी हमें चीज़ें प्राप्त होती है तो उनको दोबारा से जो है हम उनका जो विनिर्माण करते हैं, उनसे जो और बहुमूल्य चीज़ें हम बनाते हैं वो आपका द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, जिनको हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। और तीसरा है आपका सेवा क्षेत्र, यानी कि जिसको हम तृतीयक क्षेत्र, यानी कि मुख्यतः 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मत्स्य पालन जो है वो बेसिकली आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। 11वां, किस आर्थिक क्रिया में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है? इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन जो है वो शामिल है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो किस आर्थिक क्रिया में जो है वेतन या लाभ, वेतन या लाभ मतलब वेतन मतलब सैलरी, लाभ मतलब कोई भी प्रॉफिट हमें किसी काम से हो रहा है तो उसके उद्देश्य से कोई भी मतलब क्रिया मतलब जो है काम किया जाता है, और इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी शामिल है। तो ये आपका कहलाता है बाजार क्रियाएं, है ना। यानी कि बाजार क्रियाएं बेसिकली वो क्रिया होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार के सैलरी या फिर जो प्रॉफिट है या लाभ है उसके लालच या उसके ना, तो उसी के लिए जो है कोई भी काम किया जाता है। ठीक है, गैर बाजार क्रियाएं, अब इसके अगर हम ऑपोजिट बात करें तो गैर बाजार क्रियाएं, तो गैर बाजार क्रियाएं जो होती हैं वो बेसिकली आपकी होती है कि जिसमें किसी भी प्रकार की सैलरी या लाभ के लिए कोई काम नहीं किया जाता है। इसमें टोटली जो काम किया जाता है वो स्वयंभोग, यानी कि अपने लिए ही जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। अब बात करें किस क्षेत्र के अंतर्गत, तो मैंने आपको भी बताया था कि भारत में जो प्रचंड बेरोजगारी है, तो प्रचंड बेरोजगारी जो है वो आपकी कृषि क्षेत्र, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। जिसमें क्या होता है कि मान लो काम तो होता है 2 या 3 लोगों का, लेकिन उसमें पूरा का पूरा परिवार, जिसमें 5 मेंबर, 6 मेंबर या 7 मेंबर्स होते हैं, तो पूरा का पूरा परिवार जो है उसी काम में लगा रहता है, जबकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही उनके लगने से जो उत्पादन है उसमें कोई फर्क पड़ता है ना। तो मुख्यतः जो है वो कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए 13 क्वेश्चन था नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सी एक शहरी क्षेत्र से संबंधित बेरोजगारी है? तो शहरी क्षेत्र से संबंधित बेरोजगारी है आपकी यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी जो है वो मुख्यतः हमें कहाँ, शहरी क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है, जहाँ पर क्या होते हैं कि लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, या कोई ना कोई ट्रेनिंग उन्होंने ले रखी होती है अच्छी, है ना, काम के लिए, लेकिन फिर भी क्या है उनको रोजगार नहीं मिल पाता, तो वो बेसिकली आपके शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। और जबकि मौसमी और जो प्रचंड बेरोजगारी है, दोनों ही आपकी जो बेरोजगारी है ये मुख्यतः हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है और मुख्यतः कृषि क्षेत्र में जो लोग लगे हुए उनमें देखने को मिलती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, व्यापार, संचार, परिवहन, बैंकिंग तथा बीमा आदि गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, जिसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो व्यापार, संचार, परिवहन, बैंकिंग और जो बीमा, ये संबंधित जो गतिविधियां होती है बेसिकली आपके सेवा क्षेत्र के, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, जिसमें किसी न किसी प्रकार से जो है सेवा जो है प्रदान की जाती है उपभोक्ताओं को, है ना। और कहीं ना कहीं ये जो तृतीय क्षेत्र का जो हमारा सेवा क्षेत्र है, ये प्राथमिक और द्वितीयक जो आपके क्षेत्रक होते हैं उनको सेवाएं प्रदान करने का भी काम करते हैं ना। चलिए आपका है आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल है ना। अब ये जो हमें कुछ यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप यहाँ पर दिए गए हैं, तो आर्थिक क्रियाकलाप बेसिकली आर्थिक का मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होता है, तो आर्थिक जो है 2 शब्दों से मिलकर है, अर्थ जमा एक। ठीक है, एक तो हो गया इसमें प्रत्यय, अर्थ का मतलब होता है पैसा, यानी कि पैसे से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप है आपके ना, तो आर्थिक का मतलब यानी कि पैसों से संबंधित। तो प्राथमिक क्षेत्रक में कौन कौन से शामिल है इसमें देख लेते हैं हम। तो वानिकी, तो वानिकी मतलब वन से जुड़ी हुई जो है आपकी, तो हाँ राइट ऑप्शन ये भी सही है। पशुपालन, तो पशुपालन भी आता है हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें चौथे खनन, तो खनन कार्य भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, जिसमें हम प्रकृति से क्या उसमें खनिज वगैरह जो हम नीचे से जमीन के नीचे से है ना, जो भी तेल वगैरह निकालते हैं, खनिज वगैरह जो हम निकालते हैं। लेकिन जो व्यापार और परिवहन है ये बेसिकली आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं ना। तो ये आपका इसमें राइट ऑप्शन जो है नहीं होगा। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका फर्स्ट वानिकी, सेकंड पशुपालन और फोर्थ खनन। तो आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम को चालू करने का जो मुख्य उद्देश्य था, तो प्यारे दोस्तों, वो है आपका प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के नामांकन को बढ़ाना। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में ही या तो पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं किसी प्रकार की परिस्थिति के कारण, है ना। बहुत जो लोग हैं वो गरीब होते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो मजबूरी होती है उनके अपने बच्चों को भी अपने साथ काम पर लेकर जाने के लिए। तो उसको देखते हुए और उसमें सुधार करने के लिए जो है सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम या फिर जो स्कूल लौटो शिविर जो कार्यक्रम है उसको चलाया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय किस वर्ष से कम शिशु की मृत्यु से है। यानी कि किस आयु से कम वाले बच्चे जो है जब उनकी डेथ होती है तो उनको शिशु मृत्यु दर में काउंट किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, 1 वर्ष से कम। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों आपके ये जो 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे आपके संसाधन के रूप में लोग जो है आपके उस चैप्टर से। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे से आपको जो है समझ में आ गए होंगे।